दोस्तों, बहुत अच्छे क्लास करने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो गुप्त साम्राज्य पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो कृपया करके पिछले लेक्चर को थोड़ा सा पहले एक झलक देख लें, जिससे कि आपका थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे हो जाए कि हाँ ये चीज़ होता है। ओके, चलिए गुप्त साम्राज्य में इसका परिचय क्या है। तो मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब देखिए, गुप्त काल को सबसे पहले याद रखिएगा कि स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें याद रखना है कि इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया। कौन सा कमी को? जो कि मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। मतलब भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका था। इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया था। इसी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रारंभिक शासक जो गुप्त साम्राज्य के थे, गुप्त साम्राज्य के वो श्री गुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक हुआ था। श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी तक। श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक। ओके, दूसरा पॉइंट है कि प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र पत्राभिलेख में श्रीगुप्त को अधिराज कहा गया है। श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया, आदिराज। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र पत्राभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, गुप्त वंशावली के स्रोत। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का बिलसड स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ओके, अब देखिए, जो श्रीगुप्त थे क्या थे? श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। और श्रीगुप्त का जो शासन काल रहा था वो रहा था 240 से 280 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व नहीं, ये देखिए बढ़ते क्रम में होता है क्या? ईस्वी। और घटते क्रम में जो लिखा हुआ रहेगा वो ईसा पूर्व हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो याद हो गया कि श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे और 240 से 280 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। और गुप्त साम्राज्य का ये प्रथम शासक थे, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। अब दूसरा है घटोत्कच गुप्त 280 से 319 ईस्वी तक। 280 से 319 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। यह
श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, श्रीगुप्त जी ये थे संस्थापक थे क्या चीज़ का, गुप्त वंश का। इन्हीं का बेटा हुए घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त। यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए 319 से 334 तक, ये जो हुए गुप्त साम्राज्य का मीन्स गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कहलाए। ठीक है, प्रसिद्ध राजा मतलब कुछ ऐसा काम किए होंगे जिससे कि ये प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, अब देखिए उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी सत्ता को बल मिला था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 339-320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत कब चलाया? 319 से 320 ईस्वी तक, 319 से लेके 320 ईस्वी तक ये चलाए थे। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। याद रखिएगा, गुप्त संवत चलाया था। अब देखिए अगला जो है समुद्रगुप्त है। अब समुद्रगुप्त को जानने से पहले आपको याद रहे कि इसका जो ईस्वी पीरियड है कौन सा है। तो इसका ईस्वी पीरियड है दोस्तों 335 से 380 ईस्वी तक। 335 से 380 ईस्वी तक इसका शासनकाल किसका रहा था? समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का रहा था। चलिए आइए देख लेते हैं समुद्रगुप्त में क्या क्या हुआ था। अब देखिए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। गुप्त रूप जो है, जैसे देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र है ये और उत्तराधिकारी, इसको कह सकते हैं चंद्रगुप्त का जैसे उसका बेटा। ठीक है, उसका बेटा ही कह सकते हैं। जैसे अभी इसमें हम देखें ना कि जो घटोत्कच गुप्त था, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ना, देखिए इसी का पुत्र था ना ये। ठीक है, उसी तरह से चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। चलिए, और उसके बाद फिर देखते हैं अगला पॉइंट है कि समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, और हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री संधि विग्रहक था। ठीक है, इतना चीज़ थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा संकोच लगता होगा, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, अब देखिए बॉक्स वाला पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इधर पॉइंट हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले बॉक्स वाला देख लेते हैं। गुप्त शासकों द्वारा ग्रहण उपाधियाँ, शासक और उपाधियाँ इधर है। श्रीगुप्त आदिराज, महाराज, घटोत्कच महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधीराज उपाधियाँ था। घटोत्कच का महाराजा था
और श्रीगुप्त का आदिराज और महाराज। श्रीगुप्त का आदिराज और महाराज उपाधियां था। घटोत्कच का महाराज था, महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम का था महाराजा धीराज। और समुद्रगुप्त का था पराक्रमांक। समुद्रगुप्त का था पराक्रमांक। समुद्रगुप्त का था पराक्रमांक। और चंद्रगुप्त सेकेंड का था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य या विक्रमांक था किसका? चंद्रगुप्त सेकेंड का। कुमारगुप्त का था महेंद्रादित्य था कुमारगुप्त का। महेंद्रादित्य था कुमारगुप्त का, या उसी में था शक्रादित्य। महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। स्कंदगुप्त था क्रमादित्य। उपाधि क्या था? स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट बचा हुआ है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। रिद्धपुर अभिलेख में, याद रखिएगा, रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित कहा गया है। ठीक है, रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित कहा गया है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, विजयों के लिए प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। उसे समरसतः कहा गया है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसलिए डॉक्टर बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी। अब देखिए, नेपोलियन की उपाधि किसको मिला था? तो समुद्रगुप्त का मिला था। और इसका जो नाम कौन दिए थे? डॉक्टर बी ए बिस्मथ, याद रखिएगा। और अगला है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजयी का कार्य किया। ठीक है, धर्म विजयी का कार्य किया कौन? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और 12 राजाओं को परास्त किया था, 12 राजाओं को। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजयी का कार्य किया। आर्यावर्त में कितना? 9 राजाओं को। और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं का, किसके? तो दक्षिणापथ के, याद रखिएगा। और आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजयी का कार्य किया था। परास्त कर धर्म विजयी का कार्य किया था 12 राजाओं का, और 9 राजाओं को जो परास्त किया था उसमें दिग्विजयी कहलाए थे। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं अटाविक को परिचारक सेवक बनाया। मीन्स परिचारक का मतलब सेवक होता है, राजाओं का मतलब होता है अटाविक। तो समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को, वन प्रदेश के, याद रखिएगा, वन प्रदेश के सभी राजाओं को परिचारक बनाया था दोस्तों। परिचारक का मतलब होता है सेवक, और राजाओं का मतलब होता है अटाविक। ठीक है, याद रखिएगा, सेवक बना लिए थे किसको? तो वन प्रदेश के सभी राजाओं को। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजयी से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था दोस्तों?
तो यह अश्वमेध यज्ञ किया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है, कुछ पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजयी से निवृत्त होने पर, विजयी से जब निवृत्त हो गए थे तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, चलिए अगला है कि एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। दत्त देवी वर्णित है, याद रखिएगा, दत्त देवी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, और कविराज का मतलब होता है कई कविताओं का रचयिता। कई कविताओं के रचयिता को कहते हैं कविराज। कविराज कहते हैं कई कविताओं के रचयिता को कहते हैं कविराज। ठीक है, समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को सिक्का पर। ठीक है, समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा। क्या भेजा? एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। मतलब कहने का कि श्रीलंका के राजा कौन थे? तो मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्रदान भी की उसने। ठीक है, उसके काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली है। मतलब 6 प्रकार की मुद्रा हुआ था। मतलब इसी काल में समुद्रगुप्त जिस काल में थे ना, 335 से 380 ईस्वी के बीच में, तो इसमें मिला था 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा मिला था। कौन कौन था? गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु एवं वीणासारण। कौन कौन था? गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु एवं वीणासारण था। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की थी? तो अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्त का अब जो भी कार्य वगैरह था, कुछ भी किए थे, वो समाप्त हो जाता है और हम लोग चलते हैं रामगुप्त की ओर। ठीक है, समुद्रगुप्त का सब चीज़ यहीं तक था। उसके बाद हम जो भी अभी इधर पढ़ेंगे रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद अब रामगुप्त आ गए, तो समुद्रगुप्त को तो कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, मृत्यु होगा। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमज़ोर राजा था। कैसा राजा थे रामगुप्त? कमज़ोर राजा। किसके बाद ही रामगुप्त बने थे? तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बने थे। ठीक है, विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। किस तरह से हुआ? बुरी तरह से पराजित हुआ था। विशाखा दत्त कृति देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए। शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। ध्रुव देवी, शक राजा उसकी पत्नी, मतलब किसकी? रामगुप्त की पत्नी को प्राप्त करना चाहता था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासकों को देने का फैसला किया। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासकों को देने का फैसला किया, लेकिन
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को यह बात पसंद नहीं आई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ये बात पसंद नहीं आई। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या कौन थे? रामगुप्त का छोटा भाई। जो ये रामगुप्त थे, इन्हीं के छोटा भाई थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, को बात पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी भाभी थी और वो देना नहीं चाहते थे। और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा का वध कर दिया। शक राजा का वध कर दिया, ठीक है। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। अपना भाई को भी मार डाले। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने लायक है कि राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। अब देखिए राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? तो काव्य मीमांसा। अब देखिए यहाँ पे समझने लायक था जो हम आपको बताएं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे रामगुप्त का छोटा भाई। तो इसी ने शक को जो स्त्री धारण करके शक राजा के मार दिया। उसके बाद फिर रामगुप्त को भी ये मार दिए। उसके बाद फिर गद्दी पे बैठ गए, गुप्त वंश की गद्दी पर बैठ गए। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय इनको नाम पड़ा विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसे कह सकते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी तक। कहने का मतलब 32 साल तक, 380 से लेके 412 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी, समुद्रगुप्त पिताजी का नाम और दत्त देवी माताजी का नाम होगा, उनका पुत्र था, ठीक है। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। अपने क्या उत्कर्ष पे पहुंचा दोस्तों। अब देखिए इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है, याद रखिएगा। अगला है मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। अब किसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन, ठीक है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है, राजा चंद्र का वर्णन। मेहरौली स्तंभ लेख, कौन सा लेख? तो मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। याद रखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। अगला है उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। किसकी सीमा बढ़ाई दोस्तों? तो साम्राज्य की सीमा बढ़ाई, ठीक है, साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। अब देखिए यहाँ पे
जो भी पॉइंट जैसे आता है तो उसको ध्यानपूर्वक तो आपको देखना ही है। उसके बाद आपको दिमाग में लगाना है कि उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई थी। ठीक है, उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। ठीक है, उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी कौन बना भाई? तो नाबालिग जो पुत्र था वही बना था। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। क्या हुई? स्वयं वास्तविक शासिका हुई। अब देखिए यहाँ से जो है यहाँ तक बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल इससे पूछ सकते हैं। अब देखिए, उसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाट के शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। अब किसका पुत्री था? तो जो इस मतलब कि इस काल में जो राजा थे उसी का पुत्री होगा। तो उसने अपनी पुत्री प्रभावती, पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। अब पुत्री का जो पति था उसका नाम हो गया क्या? वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया। रुद्रसेन याद रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या? प्रभावती। और ये पुत्री किसकी थी? तब पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। अब देखिए विक्रमादित्य का ये क्या हो गया? दामाद हो गए रुद्रसेन द्वितीय। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। ठीक है, वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। ठीक है, वाकाटक कौन थे? तो इनके मतलब कि इनके दामाद थे। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। अब देखिए इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए। जब वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, उसके बाद ये लोग चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, जीतने के बाद इस विजय के बाद उसे शाकाहारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या कि मतलब विक्रमादित्य ने मतलब उपाधि धारण किया था। अब देखिए इसमें जो होता है बात, इसमें आता है आपका क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? तो अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि इस विजय के बाद उसे शाकाहारी कहा गया। अब कौन सा विजय के बाद? तो जो ये विजय जो जीते थे, शकों को जो पराजित किए थे, उसके बाद शाकाहारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद फिर वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। ऐसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही कहिएगा और विक्रमादित्य जो था उसका उपाधि था। ठीक है, उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त सेकेंड मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। पूरी पृथ्वी को ये जीतना था, मतलब जीतने का ये कोशिश कर रहा था और मन में बैठाया था कि हमको पूरा पृथ्वी को जीतना है। ठीक है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी दोस्तों। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की जो कि कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थी। किसके कौन कौन से विद्वान थे? कालिदास एवं अमर सिंह। दूसरा राजधानी जो कहाँ स्थापित करना चाह रहा था? उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की, मतलब कर लिया उज्जैन में दूसरी राजधानी। ठीक है, और कौन कौन से विद्वान थे ये भी याद रखना है, कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वान। चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने
परम भागवत की उपाधि धारण की। मतलब कि चंद्रगुप्त वैष्णव था, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की थी दोस्तों। अब देखिए ये जो है ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त सेकेंड के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत आया था। मतलब भारत आया था ये चंद्रगुप्त सेकेंड के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत आया था, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड ने और चंद्रगुप्त सेकेंड के 9 रत्न, मतलब चंद्रगुप्त सेकेंड के 9 रत्न कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड के 9 रत्न हैं कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, वररुचि, घटक पर, वाराह मिहिर। चंद्रगुप्त सेकेंड ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? तो कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो हम लोगों ने दोस्तों ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य में गुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ें। और अगला जो है कुमारगुप्त प्रथम से 415 से 455 ईस्वी तक अगले एपिसोड में देखेंगे। इसका 2 वीडियो शायद बनेगा, ठीक है। 2 वीडियो बनने के बाद ही इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं कुमारगुप्त प्रथम लेकर, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद।